हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और रेशियोज निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक। तो अगर मान लो कि P का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और ऐसे ही ये है Q का पोजीशन वेक्टर, तो हमारा PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जो कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब अगर हमें डिस्टेंस PQ चाहिए, तो यानी कि हमें वेक्टर PQ की लेंथ चाहिए, और किसी वेक्टर की लेंथ कैसे आती है, उसके मॉडुलस से आती है। और इस वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा वो आपको पता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर पी पॉइंट पता है और हमें क्यू पॉइंट पता है और पी क्यू लाइन सेगमेंट की अपने को लेंथ चाहिए, तो सिंपल जो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा 2D में होता है, बस उसी में क्या हो गया कि एक जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक। उसके बाद बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ए और बी दो पॉइंट्स हैं और सी एक ऐसा पॉइंट है जो उनको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं वैसे ही। और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए वेक्टर, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमें ओ सी वेक्टर चाहिए, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो वैसे ही जैसे 2D में होता था, m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस एन, तो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस एन। अब इसको प्रूव भी करते हैं। तो इतनी बात लेकिन आपको क्लियर होगी कि सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर कैसे लगना है वेक्टर्स में। और ध्यान रखना है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, है ना, ये चीज नहीं भूलनी। मतलब कि ए वेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, तो उसको जब ए से ज्वाइन करेंगे तो ये ओ ए वेक्टर आएगा, वही ए वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सी के जो कोऑर्डिनेट आए हैं, ये भी सी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आया है। और अगर सी मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। तो उस केस में ओसी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू। ठीक। चलो अब इस चीज का प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये सेक्शन फॉर्मूला आ रहा है। तो वही है, ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने ए वेक्टर लिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स बी वेक्टर लिए हैं, और अपने को चाहिए सी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो हम लोग ने बोला कि मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है। ठीक है। तो ये वेक्टर ना लगा यहाँ पर ना, पॉइंट है। हाँ, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का पोजीशन वेक्टर। तो देखो, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया तो ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ये ओ बी वेक्टर आ जाएगा, और अपने को ये वेक्टर चाहिए। ठीक। अब देखो, बात अच्छे से समझना है ना, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, समझ लेंगे। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए हैं और ये ओरिजिन है, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। और आप सोचो कि ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर आपको ए बी वेक्टर पता है, तो क्या आप ए सी वेक्टर भी बता सकते हो। ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बस उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। उसका मैग्नीट्यूड कुछ हम लोग ने मान लिया लैम्डा, और डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ए सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। चलो, अब अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, ओसी वेक्टर लिखना, सी के पोजीशन वेक्टर लिखना। तो ओसी वेक्टर लिखने के लिए एक बार हम लोग ओ से सी तक डायरेक्ट चले गए, एक बार पहले ओ से ए जाएंगे और फिर ए से सी जाएंगे, मतलब क्या जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है। तो ओ ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, ए सी वेक्टर हम लोग ने लिखा है लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और लैम्डा बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, एसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बता रहा है। तो ये बताओ कि अगर ये पूरा वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर है, तो इतना पोर्शन क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू होगी, टोटल लेंथ है m प्लस एन, उसमें एसी को कितना पोर्शन मिला है, m मिला है। तो लैम्डा कितना होगा, m अपॉन एम प्लस एन। तो बस हम लोग ने क्या किया कि इस डायरेक्शन में बी माइनस ए वेक्टर था और लैम्डा की वैल्यू होगी m अपॉन एम प्लस एन। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस m अपॉन एम प्लस एन, इंटू बी माइनस ए वेक्टर, है ना।
क्योंकि टोटल जो बी की लेंथ थी, हम वो ऐसे समझ सकते हैं कि बी की लेंथ m प्लस एन पार्ट्स में थी, तो AC को कितना पार्ट मिल रहा था, m। ठीक, तो m अपॉन m प्लस एन। तो ये आ गया, सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम ले लो बस, तो वही आ जाएगा, आप चेक कर लेना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस एन। ठीक, तो ये आ गया सी का पोजीशन वेक्टर। और अगर मान लो अभी तो सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, तो बस आपको क्या करना है, या तो m की जगह माइनस m रख दो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, या n की जगह माइनस n रख दो, कोई एक काम कर दो दोनों में से। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पर, n की जगह माइनस n रख दिया, तो वही है रेस्पेक्टिवली सी बी ए पॉइंट डिवाइडिंग ए मीन एक्सटर्नली इन द रेशियो एम एस टू एन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ए लिखा हुआ है, तो n की जगह माइनस n रख दोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा, मतलब कि ए कहीं यहाँ पर है, बी कहीं यहाँ पर है, और सी कहीं आगे है, और एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब कि ए सी अपॉन सी बी जो है वो कितना है, एम अपॉन एन है। ठीक, तो इसका प्रूफ करके अब देखना खुद से, जैसे पिछला प्रूफ बताया वैसे इसको प्रूफ करने की कोशिश करना, बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक, ऐसे ही मान लो कि ट्राइंगल के वर्टेक्स वर्टेक्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो जो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे वहां पर होता है 2D में x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सेम वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। और ये वेक्टर जो आया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा वेक्टर आया है, ओ जी वेक्टर आया, यानी कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आया है। पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, और ये ओ ए वेक्टर, सॉरी ये ओ बी वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर और ये ओ सी वेक्टर अपने को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, चलो, तो ये होगी सेंट्रॉइड की बात। उसके बाद अगर इन सेंटर की बात करें, तो इन सेंटर में भी 2D वाले फॉर्मूले से ही रिलेट करो, तो 2D वाले फॉर्मूले से वहां पर आता था ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो वैसे यहाँ पर आया है बी सी इंटू ए वेक्टर। मतलब कि क्या किया गया है कि ए वेक्टर के सामने वाली साइड को उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर सी ए इंटू बी वेक्टर, और फिर ए बी इंटू सी वेक्टर अपॉन नीचे साइड का सम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग को पता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो नोटेशन आपको पढ़ाई जाती है कि ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी बोलते हैं, और सी के सामने वाली साइड को सी बोलते हैं। तो लेंथ है ये ए बी सी जो लिखी हुई है साइड लेंथ है। तो बेसिकली जो इन सेंटर का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए वेक्टर प्लस सी ए कितना है बी है, सी ए की लेंथ कितनी बी हम लोग ने डिनोट की है, बी इंटू बी वेक्टर सी इंटू सी वेक्टर होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि ए लेंथ वेक्टर के टर्म में कितनी आएगी, तो ए इज बी सी साइड की लेंथ है, तो ए को क्या ये नहीं बोल सकते हो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉड, क्योंकि इस बी सी साइड के अलोंग वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर या सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर जैसे बोल रहा हूँ, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ऐसे ही बी किसके बराबर होगा, बी, सॉरी ये वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर, तो बी बेसिकली क्या है, बी बेसिकली है ये वाली लेंथ, तो ये क्या आ जाएगी मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ऐसे ही सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है कि ए वेक्टर को उसके सामने वाली साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करो, फिर बी वेक्टर को उसके सामने वाली, और सी वेक्टर को उसके सामने वाली, और नीचे तीनों साइड का सम। ये तो आगे की चीज बता दी है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये चीज याद रखो। ठीक, दूसरी बात, वैसे तो फॉर्मूले सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के भी होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला हमें रेयरली यूज करना होता है। स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी जो हम लोग पढ़ते हैं, या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन में मेनली जो आप ऑर्थो सेंटर वगैरह वाले फॉर्मूले पढ़ते हो, तो फॉर्मूला वहां पर अगर आपको याद हो तो कैसे आता है, वो आता है उसमें टेन ए टेन बी टेन सी इन्वॉल्व होता है, एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू टेन बी प्लस एक्स थ्री टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। तो पहले हमें इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकालने पड़ते हैं, तो उससे बेटर होता है कि हम ऑर्थो सेंटर किसी और तरीके से निकाल लें। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आपको तीनों वर्टेक्स दिए होते हैं, तो आप ऑर्थो सेंटर कैसे निकाल लेते हो, ये वाले एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल, वो ये वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेते हो, और ये वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेते हो, फिर दोनों को सॉल्व कर लेते हो। तो वैसे ही अगर कभी यहाँ पर भी ऑर्थो सेंटर पूछा जाएगा, तो जब हम लोग लाइन की इक्वेशन निकालना सीख लेंगे, तो उसकी मदद से समझेंगे कि ऑर्थो सेंटर के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद करेंगे। एंड सेम गोस फॉर सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर के फॉर्मूले में भी साइन टू ए साइन टू बी साइन
2c इन्वॉल्व होते हैं। तो केवल आप सेंट्रॉइड और इन सेंटर के फॉर्मूले याद रखो, बाकी कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है सच नहीं। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1, और दो पार्ट है इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग ने लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक, तो पहले वाले में क्या है, इंटरनल डिवीजन है, तो पहले वाले में क्या होगा, 2 into this, तो क्या आ जाएगा, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं जैसे एक्सटर्नली में, बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे अभी। तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा 2+1 यानी कि 3। ठीक, अब बस देख लो ये कितना आ रहा है, तो माइनस का 2i कैप और प्लस का i कैप, तो माइनस का i कैप, 2j कैप तो 4j कैप, और ऐसे ही 2k कैप और माइनस का k कैप, तो यानी कि k कैप। देख लेना भाई, कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ हो तो नाराज मत होना, बाई 3। ऐसे ही सेकंड में बट डायरेक्ट लिखते हैं, अब यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा और यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा, तो -2i कैप माइनस i कैप माइनस का 3i कैप, 2j कैप माइनस का 2j कैप तो 0, और फिर यहाँ पर माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3k कैप। ठीक, और बाकी नीचे 2 - 1, तो वो 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो वो अब आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बचपन की थ्योरम आपके, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ थर्ड साइड एंड पैरेलल टू इट। मतलब क्या बोला जा रहा है हम लोगों से कि एक ट्रायंगल है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखिए, इस टाइप के प्रूविंग के क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमें विजुलाइज करने और वेक्टर्स वगैरह एज्यूम करने में हमें काफी हेल्प करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, और डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमें दो चीज प्रूफ करनी है, एक तो ये प्रूफ करनी है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 BC। Line joining midpoints of two sides of triangle is half of third side and parallel to it, and obviously वेक्टर मेथड से ही प्रूफ करनी है। तो देखो बात समझना, आप हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को ओरिजिन मान लेंगे, मान सकते हैं, क्योंकि हमें शिफ्टिंग वगैरह बाद में अलाउड होती है, हम पूरे डायग्राम को एज इट इज शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, तो उससे ये पैरेलल होने या लेंथ के रेशियो में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ट्राइंगल कहीं भी हो, हम उसको इस तरीके शिफ्ट कर सकते हैं कि ए ओरिजिन बन जाए। तो इसको हम लोग ने ओरिजिन बोल दिया, इसके वर्टेक्स, इसको बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर बोल दिया सी वेक्टर। ठीक है, अब चूंकि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी का पोजीशन वेक्टर होगा 0 वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 यानी कि बी वेक्टर बाई 2, और ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 यानी कि सी वेक्टर बाई 2। ठीक, अब ये बताओ कि वेक्टर बी सी कितना आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर जिसको हम लोग बीसी भी बोल सकते हैं, वो कितना आ रहा है, मॉड ऑफ सी माइनस बी। और ऐसे ही डी ई वेक्टर कितना आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो सी वेक्टर बाई 2 माइनस बी वेक्टर बाई 2, तो यहां से ये कितना आ गया, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2, और डी ई लेंथ कितनी आ जाएगी, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ सी माइनस बी, यानी कि डी ई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी माइनस बी, क्या था, बी सी बाई 2। तो एक चीज तो ये प्रूव होगी कि डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी है, और दूसरी बात अगर आप ध्यान दो तो ये बी सी वेक्टर है और ये डी ई वेक्टर है, तो बेसिकली इनमें एक बस कांस्टेंट का जो डिफरेंस है, मतलब बी सी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, लैम्डा टाइम्स डीई वेक्टर, या डीई वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब बीसी वेक्टर और डी वेक्टर क्या होंगे,
पैरेलल भी होंगे, तो यानी कि ये पैरेलल हैं, और लेंथ वाइज डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी है। ठीक है, तो ये एकदम आसान सा चीज था, मेरे ख्याल से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन है, in if G is centroid of triangle ABC and ADBCF are its median, then prove that AG plus BG plus CG is equals to 0। तो देखो, इसको दो तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है कि A से सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, B से सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाले वेक्टर और C से सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का सम 0 है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमें प्रूव करना है, LHS अगर उठा ले तो LHS को आप शॉर्ट में लिख सकते हो सिग्मा AG वेक्टर। अब सिग्मा किस पे चलेगा? सिग्मा ए बी और सी पे चलेगा, जी तो फिक्स रहेगा, मतलब एक बार ए की जगह बी आएगा, एक बार बी की जगह सी आएगा, तो तीन टर्म यही आ जाएंगे। एलएचएस को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हो? एजी वेक्टर को, एजी वेक्टर को लिख सकते हो, किसी भी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक, सिग्मा इसलिए लगा लिया जैसे शॉर्ट में हो जाए, तीनों के लिए वही चीज ना लिखनी पड़े। ठीक है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सिग्मा ओजी वेक्टर माइनस सिग्मा ओ ए वेक्टर। ठीक, अब ये बताओ कि सिग्मा ओजी वेक्टर कितना होगा? जी कांस्टेंट है, सिग्मा को तीन बार चलना है, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, लेकिन यहाँ तो वो टर्म ही नहीं है, वो तो वेरिएबल टर्म तो इधर है। तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली सिग्मा तीन बार चलेगा, तीन बार सिग्मा तो चलेगा, तो तीनों बार ओजी वेक्टर प्लस ओजी वेक्टर प्लस ओजी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ओजी वेक्टर माइनस ये क्या लिखा हुआ है? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। और अगर ध्यान दो तो ओजी वेक्टर कितना होता है? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ओजी वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा ना। तो एक तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर आपको सिग्मा से समझने में दिक्कत हो रही है तो सबके लिए काम करते रहो। एजी वेक्टर को लिख दो ओजी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बीजी वेक्टर को लिख दो ओजी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, और सीजी वेक्टर लिख दो ओजी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर, है ना। और फिर जी वालों को एक साथ लो, ए वालों को एक साथ लो, और यही चीज आ जाएगी। तो एक तरीका तो प्रूफ करने का ये हो गया। फिर आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था कि सेंट्रॉइड्स से जो करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, सॉरी मीडियंस के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, उनका सम 0 होगा। मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये कुछ डायग्राम ऐसे है ना। तो हम लोग ने एक क्वेश्चन याद हो ऐसे किया था कि ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और ये ऑब्वियसली मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी होगा। तो एक क्वेश्चन तुम लोग को याद होना चाहिए कि ऐसे था कि हम लोग ने ये प्रूव किया था ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर ये 0 होता है ना। ये रिजल्ट आपको पता है, और हम लोग ने कैसे प्रूव किया था? ए डी वेक्टर को क्या लिख लिया था? ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाई 2। फिर बीई वेक्टर को क्या लिख लिया था? बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बाई 2, और ऐसे ही सी एफ वेक्टर को लिख लिया था, और फिर अपना काम हो गया था। तो ये रिजल्ट हम लोग ने मान लिया कि हमें पता है। ठीक, फिर ये रेशियो कितना होता है? 2:1। ठीक, तो अगर बताओ कि एडी को एजी के टर्म में लिखना हो, एडी को एजी के टर्म में लिखना हो तो कितना होगा? 3/2 ही तो होगा ना, 3/2 ऑफ एजी वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एजी जो ये होगा, ये कितना होगा? एजी 2/3 ऑफ एडी होगा, तो यहाँ पे 2/3 ऑफ एडी रखोगे तो वही चीज आ जाएगी, एडी वेक्टर ही आ जाएगा। ऐसे ही बी को क्या लिख सकते हो? 3/2 ऑफ बीजी वेक्टर। ये रेशियो तो सभी को पता होगा, 2:1 होता है। और ऐसे ही 3/2 ऑफ सी जी वेक्टर, सी जी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां से भी हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ए जी वेक्टर प्लस बी जी वेक्टर प्लस सी जी वेक्टर कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना। ये लेंथ वाली बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी कि एडी और एजी एक ही लाइन के अलोंग हैं तो पैरेलल होंगे। मैग्नीट्यूड देख लिया बस, है ना। तो एडी इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ एजी होगा। क्यों? क्योंकि एजी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एडी है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है 2:1 के रेशियो की वजह से। ठीक, चलो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस तरीके से कि सिग्मा जेड ए वेक्टर जीरो आ रहा है, ठीक है ना, या सिग्मा ए जेड वेक्टर जीरो आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब जेड सेंट्रॉइड होगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये इक्वेशन होल्ड कर रही है किसी पॉइंट z के लिए कि सिग्मा जेड ए वेक्टर और सिग्मा ए जेड वेक्टर जो भी बोल दो ये जीरो आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब z सेंट्रॉइड होगा। और ऐसे ही देखो हम लोग ने यहाँ पर प्रूफ किया था कि सिग्मा ए जी वेक्टर, तो बस g की जगह वहां पर z लिखा हुआ है ना, तो सिग्मा ए जी वेक्टर जीरो प्रूफ किया था ट्राइंगल के लिए, तो बस यही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा जेड ए वेक्टर या सिग्मा ए जेड वेक्टर अगर जीरो होगा तो z सेंट्रॉइड ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, प्रूफ करना हो तो वैसे ही पीछे जाके प्रूफ कर सकते हो। चलो, अब ये कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट दिस। तो देखो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं ना, फिर डायग्राम में साथ साथ काम करते चलेंगे। अब समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइप के फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, बात समझना, पहले तो नामकरण कर दिया जाए। तो ये ए, ये बी और ये सी। तो इन्होंने बोला है कि D इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए डी इज टू बी डी टू इज टू वन है। तो यहाँ कहीं D ले लेते हैं, तो ये रेशियो टू इज टू वन है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, इफ ओ डी एंड ए ई, ओ क्या है भाई, अच्छा ट्राइंगल ओ ए बी है। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिपोर्ट डायग्राम गड़बड़ बना दिया, नामकरण थोड़ा सही से कर दें, मुझे लगा कुछ गड़बड़ झाला है। ओ ए बी है ट्राइंगल, है ना, मैंने ए बी सी बना दिया था। तो ये है ओ, ये है ए, ये है बी, तो डी यहाँ पर है कहीं, है ना। डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए डी इज टू डी बी टू इज टू वन है। उसके बाद ओ डी और ए ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पर, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ई एकदम बीचों बीच है। तो बस आपको एक रेशियो निकालना है। देखो कौन सा रेशियो निकालना है कि ए ई और ये जो ओ डी हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पी पर। तो आपको ओपी इज टू पीडी का रेशियो निकालना है वेक्टर की हेल्प से। देखो बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे क्वेश्चन जिससे आप फिर अपने आप से ही कर पाओगे। ये ओरिजिन हो गया, इसको हम लोग ने ए वेक्टर मान लिया और इसको हम लोग ने बी वेक्टर मान लिया। ठीक, अब ये ओ ओरिजिन है, तो अब जरा कोऑर्डिनेट लिखो पहले तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ई मिड पॉइंट है ओ बी का, तो 0 + b/2, तो बी वेक्टर बाई टू। ये रेशियो है 2:1। सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट लिखो, तो 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3। अब देखो क्या होगा कि जब भी ऐसा आपको रेशियो निकालना हो तो इस p के पोजीशन वेक्टर को आप दो तरीके से लिखो, दो बार सेक्शन फॉर्मूला लगा के, दो अलग अलग जगह सेक्शन फॉर्मूला लगा के लिखो। और चूंकि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का यूनिक होता है, तो तुम इसके पोजीशन वेक्टर को हजारों तरीके से लिखो, वो अल्टीमेटली सेम होंगे, तो उनको कंपेयर कर लेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि ये रेशियो मान लो लैम्डा इज टू वन और ये रेशियो मान लो म्यू इज टू वन। मतलब मैंने किसको क्या माना है, मैंने माना है ओपी इज टू पीडी, लेंथ नहीं है, सॉरी वेक्टर नहीं लेंथ है। मैंने क्या माना है, ओपी और पीडी का रेशियो जो कि इनफैक्ट हमें निकालना भी है, वो कितना है, 2:, सॉरी लैम्डा इज टू वन है ना। ठीक है, और एपी इज टू पीई का रेशियो जो है, एपी इज टू पीई, ये माना है म्यू इज टू वन। अब मैं क्या करूंगा कि P के कोऑर्डिनेट एक बार OD पे लाइन के अलॉन्ग सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार AE लाइन के अलॉन्ग सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, और P के पोजीशन वेक्टर दो तरीके से लिखूंगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका यूनिक होता है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो कैसे, आओ समझते हैं। तो पहले यार ऐसे लिखते हैं OD के अलॉन्ग, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू दिस प्लस 1 × 0 अपॉन लैम्डा + 1। तो क्या मतलब आ गया, लैम्डा इंटू 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3 प्लस 1 × 0 वेक्टर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन लैम्डा + 1। और एक बार यही P के कोऑर्डिनेट लिखो AE के हेल्प से, तो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू बी वेक्टर बाई 2
प्लस 1 इंटू ए वेक्टर, है ना, दिस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। अब ए और बी जो हैं वो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर तो ये होगा, ओ ए वेक्टर है, और बी वेक्टर ये होगा, ओ बी वेक्टर, तो ये नॉन कोलिनियर है। तो जब भी नॉन कोलिनियर वेक्टर ऐसे लिखे हो तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों साइड जरा बी वेक्टर और ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा? तो बी के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पे आ रहा है 2/3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इस साइड से बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? म्यू अपॉन 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। ऐसे ही ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से कितना आ रहा है? लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1, और ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से कितना आ रहा है? देखो, 1 अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक, तो क्या करें? लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन म्यू प्लस 1, वो उठा के यहां पर रख दें, है ना। लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन म्यू प्लस 1, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की ये वैल्यू रख दी, और यहां से आ गया म्यू अपॉन 2 इंटू म्यू प्लस 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 4। म्यू की वैल्यू 4 रखे क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये लैम्डा/1 वाला रेशियो निकालना है। तो म्यू की वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो लैम्डा अपॉन 3 इंटू लैम्डा प्लस 1, म्यू की वैल्यू कितनी आई है? 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 3। ठीक, तो यहां से आ गया लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो यानी कि ओपी इस टू पीडी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया? वो आ गया 3/2:1, और इसी को फिर क्या लिख सकते हो? 3:2। तो बस जितने भी ये रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे या आपको होमवर्क में देंगे, तो बस आपको यही लॉजिक उसमें लगाना है हर एक क्वेश्चन में। तो बस क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर्स लिख लेने हैं, फिर जिसके अलोंग रेशियो निकालना है, जो कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पी कॉमन पॉइंट था, तो उसके पोजीशन वेक्टर को बस दो तरीके से लिख लो तो आपका आंसर आ जाएगा कंपेयर करके। कंपेयर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। बाकी ये ऑब्वियस है कि लैम्डा पॉजिटिव आया है तो ये इंटरनल डिवीजन होगा। ठीक, चलो, ये क्या क्वेश्चन है? इफ जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड जी डैश इज सेंट्रॉइड ऑफ अनदर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। जी अगर सेंट्रॉइड है ट्राइंगल एबीसी का, तो जी का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3, और 3 को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ। ऐसे ही जी डैश दूसरे वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 ओ जी डैश इज इक्वल्स टू ओ ए डैश वेक्टर प्लस ओ बी डैश वेक्टर प्लस ओ सी डैश वेक्टर। इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड बोल दो। बस क्या कर लें, अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, ओ जी डैश वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए डैश वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी डैश वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी डैश वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। बस प्रूव हो गया। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं जी जी डैश। ठीक है ना भाई। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कैसे लिखा जाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जी जी डैश कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ऐसे ये क्या हो गया? ए ए डैश। ऐसे ये हो गया बी बी डैश, और वो हो गया सी सी डैश। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ओ ए सी बी अ पैरेललोग्राम। तो ऐसा करते हैं, पहले बिना ज्यादा दिमाग लगाए पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं।
और इसमें भी आप अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखेंगे कि वेक्टर्स कैसे हम लोग को मेटिकुलसली लिखने हैं कि ज्यादा हमें वेरिएबल्स ना इंट्रोड्यूस करने पड़े। और अगेन इसमें इन्होंने दे दिया है कि ओ एट द ओरिजिन, ना भी दिया होता हम तब भी मान लेते हैं ना, ओरिजिन आप अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ओसी बी डायगोनल, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, तो ठीक है, डी ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। यूजिंग वेक्टर मेथड्स प्रूव दैट बी डी एंड बी डी कहां पर होगा, अच्छा बी डी ये होगा, बी डी एंड सी ओ इंटरसेक्ट इन द सेम रेशियो। अच्छा ओ ए सी बी है ना, तो ये ओ ए बी सी नहीं है, ओ ए सी बी है, तो ओ ए सी बी, ठीक है। तो हम लोग को बोला है बी डी एंड सी ओ, तो बी डी तो ये हो गया और सी ओ ये हो गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे किसी एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को ऐसा करते हैं, कुछ मान लेते हैं पी, और रेशियोज वैसे ही, अब पी के पोजीशन वेक्टर दो तरीके से लिखेंगे। एक बार ये रेशियो मान लिया लैम्डा इज टू वन, और एक बार ये रेशियो मान लिया म्यू इज टू वन। मतलब हम लोग ने क्या क्या माना है वो लिख लेते हैं, कि हम लोग ने एक चीज मानी है कि बी डी, सॉरी बीपी इज टू पी डी, ये माना है लैम्डा इज टू वन, और हम लोग ने सीपी इज टू टीओ, ये माना है म्यू इज टू वन। अब कुछ पोजीशन वेक्टर्स मानते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको, ये तो ओरिजिन है तो ये जीरो वेक्टर हो गया। अब देखो ध्यान देना, इसको ए वेक्टर बोला, इसको बी वेक्टर बोला। अब तुम इसको सी वेक्टर मत बोलना, इसके कोऑर्डिनेट्स को, इनको ए और बी के ही टर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो वो ए वेक्टर होगा, और ओ बी वेक्टर क्या होगा, वो बी वेक्टर होगा। सी का पोजीशन वेक्टर यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब है तुम्हें ओसी वेक्टर लिखना है। और ओसी वेक्टर क्या है, बेसिकली डायगोनली तो है। तो ओसी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, पैरेललोग्राम लॉ से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि तुम्हें ओसी वेक्टर लिखना है सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए, तो एक बार ओसी तक डायरेक्ट चले गए, एक बार ओ से ए गए तो ए वेक्टर मिलेगा, ए से सी गए तो बी वेक्टर मिलेगा। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब वही काम करो जो पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी यही रेशियो वाले में, दो तरीके से लिख के कंपेयर करते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले इस लाइन के लॉन्ग लिखते हैं ओसी, तो वन इंटू ए प्लस बी प्लस म्यू इंटू जीरो, वन इंटू ए प्लस बी प्लस म्यू इंटू जीरो अपॉन म्यू प्लस वन, ठीक, इज इक्वल्स टू, दूसरे तरीके से लिखते हैं, डी क्या है, डी है मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। तो पूरा ये डी मिड पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस जीरो बाई टू, यानी कि ए वेक्टर बाई टू, ठीक। तो अब यहां से लिखें तो क्या आ जाएगा, देखो बी डी के अलॉन्ग लिखो, सेक्शन फॉर्म में लगा पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर बाई टू प्लस वन इंटू बी वेक्टर, वन इंटू बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस वन, है ना। देख लेना कहीं भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अब वही करें, क्योंकि ए और बी नॉन कोलिनियर हैं तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो ए का कोफिशिएंट आ रहा है वन अपॉन म्यू प्लस वन, यहां से आ रहा है, यहां से ए का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन ए वेक्टर का कोफिशिएंट देखो, लैम्डा अपॉन टू इंटू लैम्डा प्लस वन। बी वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो यहां से आ रहा है वन अपॉन म्यू प्लस वन, और यहां से कितना आ रहा है बी वेक्टर का कोफिशिएंट, यहां से आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ठीक है। तो वन अपॉन म्यू प्लस वन की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, तो वो यहाँ पर रख दी। तो वन अपॉन लैम्डा प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टू लैम्डा प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा टू आ गया। लैम्डा टू यहाँ पर रखोगे तो वन अपॉन म्यू प्लस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू प्लस वन थ्री, तो म्यू भी कितना आ गया, टू आ गया। तो बस यही तो प्रूफ करना था कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे, बी डी एंड सी ओ इंटरसेक्ट इन दी सेम रेशियो। तो मतलब कि ये रेशियो भी जो है आपका, ये भी टू इज टू वन आ गया, और ये रेशियो जो है आपका, ये भी टू इज टू वन आ गया। हमें यही प्रूफ करना था। अगेन लॉजिक वही लगाया है कि हम लोग ने पी के पोजिशन वेक्टर को दो तरीके से लिख लिया है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, थ्रू द मिडिल पॉइंट पी ऑफ पैरेललोग्राम दिस स्ट्रेट एंड बीपी जोन, ये आपको होमवर्क पे करना है ना, सेम लॉजिक लगाना।
और जो भी आंसर आए उसको कमेंट करना। वही रेशियो वेशियो निकालना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो रेशियो निकाल के जो भी आंसर आए वो आप कमेंट करना। अभी एक क्वेश्चन और होमवर्क में है, तो दोनों का आंसर एक साथ कमेंट करना, दोनों ही सेम लॉजिक के क्वेश्चन है। चलो भाई, अब क्या है, ओ ए बी सी डी बी अ पेंटागन इन विच ओ ए एंड सी बी आर पैरेलल। मतलब कि एक पहले रफ सा बना लें यहाँ पर, तो जिससे आइडिया लग जाए। ओ ए बी सी डी, तो कौन कौन पैरेलल है? ओ ए एंड सी बी, यानी ये ऑल्टरनेट साइड पैरेलल है। और ओ डी एंड ए बी भी पैरेलल है, और वे कुछ रेशियो दे रखे हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा कि ओ ए बना लिया, और ओ ए और सी बी का रेशियो भी दे रखा है, ओ ए की लेंथ ज्यादा है। तो कुछ ऐसे जाते हैं ना, रफ डायग्राम ही बनाना है अपने को। ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखो अभी तक मैंने क्या बना लिया है, ये ओ, ये ए, ये बी, और ये सी। ठीक। फिर ए बी के पैरेलल कौन है? ओडी है, और ए बी की लेंथ ज्यादा है, यानी कि ओडी छोटी लेंथ होगी। तो ये ऐसे। अच्छा, ये डायग्राम में लग रहा है कि मैंने बना, लग कह रहा है, दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है, बट ये मतलब ओ ए और ए बी परपेंडिकुलर, बट ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। तो ये मान के चलना ये परपेंडिकुलर नहीं है, हम लोग तो बस पैरेलल वाली इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पढ़नी है। तो ये कुछ ऐसे हम लोग का ओ ए बी सी डी हम लोग ने बना लिया है ना। अब ये भी देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी आप पॉइंट लिखने के अच्छे तरीके सीखोगे। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, एक हमें ये इन्फॉर्मेशन अभी ध्यान रखनी होगी, इसको यूज करेंगे, और एक इसको यूज करेंगे। बाकी पैरेलल वाली चीज ये आपको दिख रही है कि ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है ना। ये ऐसे आपको, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक, चलो उसके बाद अब जरा कुछ कोऑर्डिनेट्स मानते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स इसके 0 वेक्टर मान लिए, इसको ए वेक्टर मान लिया, और इसको डी वेक्टर मान लिया। अब तुम्हें कोशिश करनी है कि सब कुछ इसी के टर्म में देखो क्या लिख पा रहे हो। तो ये सोचो कि बी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ओ बी वेक्टर लिखना होगा, है ना। तो कोई ये सोचे कि क्या हम लोग ये वेक्टर लिख सकते हैं जो माने हैं उसके टर्म में। अगर तुम इसको बोल रहे हो कि ये डी वेक्टर है, ठीक है, तो जरा सोचो कि ये वेक्टर कितना होगा। अगर तुम इसको डी वेक्टर बोल रहे हो, ओडी को डी वेक्टर बोल रहे हो, तो ये वेक्टर कितना होगा? ओडी इज टू ए बी कितना है? 1:3 है। तो ये डी वेक्टर है, ए बी की लेंथ इसकी 3 गुनी है। तो ये फिर कितना वेक्टर होगा? ये 3D वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ओडी और ए बी ये पैरेलल तो हैं ही। तो अगर ये, और लेंथ का रेशियो 1:3, तो अगर ये डी वेक्टर है तो ये 3D वेक्टर होगा। दूसरी बात, अगर ये वेक्टर हम लोग को, अगर क्या मतलब दिख ही रहा है कि ये ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, तो सोचो कि ये सी बी वेक्टर कितना होगा इस डायरेक्शन में ना, सी बी वेक्टर है, तो ये कितना होगा? तो ओ ए और सी बी का रेशियो 1:2 है, मतलब ओ ए डबल है और सी बी उसका हाफ है। तो यानी कि डायरेक्शन तो सेम ही होगा, ए वेक्टर इसके अलोंग है तो ए वेक्टर इसके अलोंग भी होगा, और मैग्नीट्यूड क्या है? हाफ है, तो ये वेक्टर होगा ए वेक्टर बाई 2। अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें, कि ओ ओ सी एंड ए डी, तो ये ओ सी हो गया और ये ए डी हो गया, तो ये एक्स पर मिलते हैं। तो ये हमें रेशियो बताना है। तो उसके लिए हमें सी के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है। तो बस सी के कोऑर्डिनेट लिख लें तो अपना काम हो जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब है कि हमें ओ सी वेक्टर लिखना है, और ओ सी वेक्टर एक बार डायरेक्ट पहुंच गए और एक बार इस रास्ते से गए, तो कौन कौन से वेक्टर मिलेंगे? वही सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कौन कौन से वेक्टर मिलेंगे? ए वेक्टर मिलेगा, फिर कौन सा वेक्टर मिलेगा? 3D वेक्टर मिलेगा, और फिर ऐसे गए और फिर ऐसे जा रहे हो तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? ए वेक्टर बाई 2 नहीं मिलेगा, उल्टा जा रहे हो ना, तो माइनस ए वेक्टर बाई 2 मिलेगा। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए ए वेक्टर बाई 2 प्लस 3D वेक्टर। क्लियर लिखना थोड़ा, ए वेक्टर बाई 2 प्लस 3D वेक्टर आ गए सी के कोऑर्डिनेट। अब आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, सब कुछ तो लिख ही दिया गया आपके सामने। ए वेक्टर बाई 2 प्लस 3D वेक्टर। अब वैसे ही करें, एक्स के कोऑर्डिनेट दो तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार कैसे, एक बार हमें निकालना है ओ एक्स इज टू एक्स सी, तो इसको मान लेते हैं लैम्डा इज टू 1,
और इसको मान लेते हैं म्यू इज टू 1, है ना। मतलब कि एक बार फिर से लिख दें, वैसे अब तक तो इतने समझदार हो गए होंगे आप लोग। ओ एक्स इज टू एक्स सी, ये कितना आ रहा है, लैम्डा इज टू 1 हम लोग ने माना है, और ए एक्स इज टू एक्स डी, ये म्यू इज टू 1 माना है। ठीक, चलो अब लिखते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट दो तरीके से। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 इंटू दिस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लैम्डा इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू दिस आ जाएगा। तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर बाई 2 प्लस 3D वेक्टर प्लस 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब जरा ये वाला लिखो म्यू इज टू 1 वाले से। तो क्या आ जाएगा, देखो म्यू इंटू डी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। तो म्यू इंटू डी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। चलो, तो अब जरा कंपेयर करो, ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, ये इधर से आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है भाई लोगों, इधर से आ रहा है 1 अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, बी वेक्टर का कोफिशिएंट 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इधर से डी वेक्टर का कोफिशिएंट आ रहा है म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी बन रही है मेरे हिसाब से। तो अब जरा देखें कि किसकी वैल्यू पहले निकल सकती है। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 अपॉन म्यू प्लस 1, तो वो यहाँ पर रख देते हैं। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। म्यू की वैल्यू 6 जरा यहाँ पर रखो, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। तो यहाँ से 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2। तो 5 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा आ गया फाइनली 2/5, सही ना। 5 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा आ गया 2/5। तो यानी कि रेशियो क्या आ गया जो हमें चाहिए था, हमें लैम्डा इज टू 1 वाली रेशियो चाहिए था ना, ओ एक्स इज टू एक्स सी। तो 2/5 इज टू 1 आ गया, यानी कि अल्टीमेटली कितना आ गया, 2:5। यानी कि जो x है वो OC को 2:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें मेन जो चीज आपको समझनी थी कि हम लोग ने बिना किसी एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए कैसे c के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, ना। मेन इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था। और अभी एक और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करना कि कम से कम वेक्टर हमें मानने हैं, और अगर पैरेलल वगैरह हैं कुछ या लेंथ का रेशियो दिया हुआ है तो उसी के टर्म में बाकी चीजें हम लोग को लिखने की कोशिश करनी है। ठीक, चलिए, अब ये एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, इसमें एम मिड पॉइंट ऑफ डी है, एन मिड पॉइंट ऑफ एम, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं। एम है मिड पॉइंट ऑफ डी ई, यानी एम कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया एम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये क्या दिया हुआ है, एन मिड पॉइंट ऑफ ए एम है, तो ए एम तो बनाना पड़ेगा, हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये एम ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मिड पॉइंट है कुछ एन। ठीक, तो इसको एन बोल दिया। और बीसी का मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ ना, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये है पी। और अब हमें देखो लिखना कौन सा वेक्टर है, एनपी वेक्टर लिखना है, मतलब हमें ये वाला वेक्टर लिखना है। किसके टर्म में लिखना है वो अभी सब समझते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको ध्यान से समझना। हमें ए बी और ए एफ के टर्म में लिखना है, तो पहले तो कुछ मानते हैं। इसको जीरो वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, और इसको मान लिया एफ वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर मान लिया ना। तो अब पहले तो क्या 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 हो जाएगा वो लिख लेते हैं। ए एफ वेक्टर जो है वो एफ वेक्टर है, और ए एफ अगर एफ वेक्टर है तो ये सी डी भी एफ वेक्टर ही होगा, क्योंकि पैरेलल है और रेगुलर हेक्सागन है तो इक्वल भी होंगे ये। तो ए एफ डायरेक्शन सेम रखना है, ए एफ और सी डी ये दोनों एफ वेक्टर हो गए। उसके बाद ए बी वेक्टर, बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर बी वेक्टर, तो और कौन सा वेक्टर बी वेक्टर होगा, ई डी वेक्टर भी बी वेक्टर होगा। ठीक, तो ये बी वेक्टर होगा। ठीक है, चलो, उसके बाद अब हमें क्या सी के कोऑर्डिनेट कुछ मानने पड़ेंगे। तो ऐसे समझते हैं कि सी के कोऑर्डिनेट के लिए हमें ए सी वेक्टर लिखना होगा।
तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना होगा और यहाँ से यहाँ तक। तो ये लिखने के लिए तो अपने पास कोई अभी बी और एफ के टर्म में तो नहीं लिख सकते, तो इसको कुछ इसके भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना काम हम लोग ने कर लिया। ठीक, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं क्या है। हमें एनपी वेक्टर लिखना है, तो एक बार तो हम ऐसे करेंगे कि एन से पी तक डायरेक्ट चले जाएंगे एनपी वेक्टर के लिए, और एक बार हम किसी और रास्ते से जाते हैं, तो एन से एम तक जाएं तो एन एम वेक्टर, फिर एम से डी तक जाएं तो एम डी वेक्टर, फिर डी से सी तक जाएं और फिर सी से पी तक जाएं, है ना। तो ये दूसरा तरीका है। तो पहले देखें इनमें से कौन कौन से वेक्टर हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एम डी वेक्टर देखो, ईडी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। एम मिड पॉइंट है, तो ये वेक्टर सेम लाइन पे आ रहे हैं, ईडी वेक्टर और एमडी वेक्टर, और एमडी वेक्टर ईडी का हाफ है। ठीक है, मतलब एमडी मैग्नीट्यूड में ईडी का हाफ है, तो आप क्या एमडी वेक्टर बोल सकते हो कितना होगा, क्या वो बी वेक्टर बाई टू होगा, क्योंकि पूरा ईडी जो है वो बी वेक्टर है, एम मिड पॉइंट है, तो एमडी वेक्टर होगा बी वेक्टर बाई टू। डीसी वेक्टर क्या अपने को पता है, हमें सीडी वेक्टर पता है, तो डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ वेक्टर हो जाएगा, तो चलो पता है। सीपी वेक्टर क्या हमें पता है, तो सीपी वेक्टर भी हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें सीबी वेक्टर पता है। सीबी वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। तो सीबी वेक्टर कोई आपसे पूछे अलग से यहाँ पर, तो सीबी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, या फिर ये भी क्यों कर रहे हैं हम लोग को पता है पी मिड पॉइंट है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। नहीं, लेकिन इसे हमें वेक्टर लिखना। ठीक है, तो सीपी सीबी वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो सीपी वेक्टर क्या है, पी मिड पॉइंट है, तो सीपी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हाफ है, बाकी डायरेक्शन इसका भी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ही रहेगा। तो अब बस एक वेक्टर हमें नहीं पता है, और वो वेक्टर है एन एम वेक्टर, और एन एम वेक्टर जो होगा वो ए एम वेक्टर बाई टू होगा। लेकिन ए एम वेक्टर लिखने के लिए, क्योंकि ए ओरिजिन है, तो हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो जरा सोचो कि ए एम वेक्टर कैसे लिख सकते हो, यहां पर नीचे लिखते हैं। ए एम वेक्टर कैसे लिख सकते हो, ए एम वेक्टर अगर तुमने लिख लिया तो एम ए एम वेक्टर पता चल जाएगा, तो फिर ये एन एम वेक्टर भी पता चल जाएगा, क्योंकि एन एम वेक्टर क्या होगा, ए एम वेक्टर बाई टू होगा। तो ए एम वेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए से पहले एफ चले जाएं, ए एम तक पहुंचने के लिए ए से एफ चले गए, तो कौन सा वेक्टर मिला, एफ वेक्टर मिला। फिर ये वाला वेक्टर मिलेगा एफ ई वेक्टर, तो ये तो इसके पैरेलल होगा, तो ये वेक्टर कितना आएगा, इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये एफ ई वेक्टर भी कितना होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, प्लस ई एम वेक्टर, तो एम तक पहुंच जाओगे, तो पूरा ईडी वेक्टर जो था वो बी वेक्टर था, तो ई एम वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर बाई टू। ठीक, तो ये आ गया ए एम वेक्टर एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई टू। तो ए एन वेक्टर क्या होगा, ए एन वेक्टर होगा ए एम वेक्टर बाई टू, सॉरी, एन एम वेक्टर कितना होगा, ए एम वेक्टर बाई टू होगा, क्योंकि एन मिड पॉइंट है किसका, ए एम का। तो अब लिखो एन एम वेक्टर को, एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई टू, ये हो गया ए एम वेक्टर, और इसको क्या करना है, टू से डिवाइड करना है। फिर एम डी वेक्टर हम लोग ने यहां पर लिख रखा है बी वेक्टर बाई टू, डी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, डी सी वेक्टर क्या कहीं पे हम लोग ने लिख रखा है, लिख नहीं रखा है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये एफ वेक्टर है, तो डी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का एफ वेक्टर हो जाएगा, और सी पी वेक्टर ये आपके सामने लिखा हुआ है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई टू। ठीक, अब जरा देखें ये क्या आया, तो ये आ गया एफ वेक्टर बाई टू प्लस सी वेक्टर बाई टू माइनस बी वेक्टर बाई फोर प्लस बी वेक्टर बाई टू माइनस एफ वेक्टर, और जल्दी भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस बी वेक्टर बाई टू माइनस सी वेक्टर बाई टू, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो कि b का कोफिशिएंट नेट कितना आ रहा है, तो देखो b बाई टू प्लस बी बाई टू बी हो जाएगा, और उसमें वन बाई फोर सेपरेट करोगे तो थ्री बाई फोर बी वेक्टर, और f वेक्टर बाई टू माइनस एफ वेक्टर, यानी कि माइनस का f वेक्टर बाई टू। ठीक, तो हमें यही तो लिखना था भाई, b वेक्टर क्या है, बेसिकली b वेक्टर है ए बी वेक्टर,
और एफ वेक्टर है ए एफ वेक्टर। तो ये ऐसे आ गया, बस कंपेयर कर लो। तो वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/4 और म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जा रहे हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं, आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं है तो फिर से वापस जाओ, फिर से स्टार्टिंग से देखो, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम से कम वेरिएबल इसमें भी इंट्रोड्यूस किए और हम लोग ने फिर सक्सेसफुली अपना आंसर, वही एनपी वेक्टर निकालना था तो दूसरे रास्ते से निकाल लिया। और ये एम के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने कैसे निकाले होंगे वो आपको क्लियर होगा। बस वेक्टर्स में ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन कभी गड़बड़ मत करना है ना, कि तुम अपना एरो में समझना रखना कि अगर ये ए बी वेक्टर बी वेक्टर है तो कौन सा वेक्टर बी वेक्टर होगा, ईडी वेक्टर होगा ना। डी वेक्टर लिखना होगा तो वो जस्ट उसका ऑपोजिट है। और यहाँ पर केवल डायरेक्शन से ही क्यों काम चल जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये रेगुलर हेक्सागन है तो जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ ईडी की होगी, ठीक। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, तो वो जो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं टोटल, उनका आंसर आप कमेंट करना। और कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के कंटेंट में तो आप बताना। बाकी आई होप मैक्सिमम चीजें इस लेक्चर में जो आपको बताई गई हैं वो क्लियर हैं, और उनको अच्छे से ध्यान रखना। जो अभी हेक्सागन वाला क्वेश्चन किया है, अगर आपसे नहीं हो पाया है तो आप एक बार फिर से उसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन था। और होपफुली हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।